हेलो फ्रेंड्स, चलिए आपका अपना यूट्यूब चैनल द सोखा एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम आप लोग के लिए फिर से वहीं से क्वेश्चन आगे डिस्कशन कराएंगे जो कि आपका बायोलॉजी का जहां से हम करवा रहे थे। ये जो क्वेश्चन है ना आपका एनसीईआरटी है, पूरा जो एनसीईआरटी बुक है वो एनसीईआरटी को बुक को निचोड़ करके बनाया गया है। जो आपका है ना बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर और जो बीपीएससी पीटी होता है वो सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए जो बायोलॉजी के है ना, तो बायोलॉजी का पोर्शन हर एग्जाम में आपका ज़्यादा करके होता है। इसके बाद आपका फिजिक्स का, उसके बाद क्या आपका केमिस्ट्री का। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन बोला गया आपका कि देखिए कि जो आपका जठर ग्रंथि जो है, ये जो जठर ग्रंथि है किससे संबंधित है। देखिए जो जठर ग्रंथि है ना, समझिएगा, जो जठर ग्रंथि है जो हम लोग का ये अमाशय होता है, क्या होता है, जो ये अमाशय होता है, तो अमाशय की जस्ट है ना, समझिएगा, अमाशय की दीवार पर एक आपका है ना झिल्ली जैसा जो आपका झिल्ली होता है, ये जो आपका ग्रंथि पाया जाता है ना, ये जो अमाशय की दीवार पर जो एक झिल्ली पाया जाता है, इसी झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि बोलते हैं। इस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि बोलते हैं। और इसी जठर ग्रंथि, समझिएगा, और इसी जठर ग्रंथि से है ना आपका एक रस स्रावित होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जठर रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जठर रस। तो समझिएगा जो जठर ग्रंथि है, तो जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला जो रस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जठर रस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जठर रस। समझिएगा, तो क्या बोला आपका जठर ग्रंथि किससे संबंधित है, तो जठर ग्रंथि है ना आपका अमाशय से संबंधित है। किससे संबंधित है, अमाशय से जठर ग्रंथि संबंधित है। क्यों, क्योंकि अमाशय की दीवार पर जो आपका ये जो ना ग्रंथि पाई जाती है, इसी ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि। और इसी जठर ग्रंथि से आपका जठर रस का क्या होता है, स्राव होता है। तो देखिए कि जो आपका ये जो आपका बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत क्या था आपका, समझिएगा, जस्ट ये है ना, ये तो आपका क्या, ये आपका है ना बड़ी आंत है, और इसके नीचे जस्ट आपका है ना छोटी आंत होता है, छोटी आंत होता है। ठीक है, तो एक जो मुख गुहा है ना, तो मुख गुहा में क्या होता है, भोजन का पहला पाचन होता है, और भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो क्या था आपका, छोटी आंत में होता है। किसमें होता है, छोटी आंत में। इसीलिए इसका आंसर क्या आपका अमाशय होगा। देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर ग्रंथि डैश स्रावित करता है। ध्यान दीजिएगा, जो जठर ग्रंथि है डैश स्रावित करता है। देखिए जो जठर ग्रंथि है, समझिएगा, जठर ग्रंथि है ना आपका जठर रस का स्राव करता है। किसका स्राव करता है, जठर रस का। इसलिए इसका आंसर क्या आपका जठर रस होगा। क्या आपका जठर रस का स्राव करता है कौन, आपका जठर ग्रंथि है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या आपका जठर रस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जठर रस के संदर्भ में कौन सा औषधीय है। ये जो जठर रस है, मतलब बोल रहा है कि जठर रस के संदर्भ में कौन सा आपका औषधीय है। देखिए जो आपका जठर रस है ये क्या पता, इसका प्रकृति अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। क्यों अम्लीय होता है, क्योंकि समझिएगा इसका जो पीएच मान होता है, इसका पीएच मान है ना आपका 1.2 से 3 पॉइंट क्या था आपका 0 होता है। समझिएगा, और ये क्या आपका, ये पीला रंग का पदार्थ है। किस रंग का पदार्थ है, पीला रंग का होता है ये, ठीक है ना, और है ना, समझिएगा, और ये क्या था आपका, देखिए जो जठर रस है आपका, तो जठर रस का जो पीएच मान होता है 1.2 से 3 पॉइंट क्या होता है 0 होता है। और समझिएगा जो जठर रस है इसका जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है आपका, पीला कलर होता है। इसीलिए है ना, समझिएगा, जब इसका पीएच मान 1.2 से 3.0 होगा तो इसका क्या है, अम्लीय होगा। क्या आपका अम्लीय होगा, और इसका कलर कैसा होता है आपका
पीला होगा, इसलिए है ना इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा इसमें औषधीय है। तो औषधीय क्या आपका, ये आपका है ना, ये क्या आपका क्षारीय प्रकृति का नहीं होता है, जो आपका जठर रस होता है ये क्या था आपका अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका बी होगा। और ये की है ना, ये क्या था आपका हल्के पीले रंग का होता है और इसका जो पीएच मान है 1.2 से 3 पॉइंट क्या होता है 0 होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा आपका बी नंबर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर रस किसका स्राव, जठर रस किसका मिश्रण है। ध्यान दीजिएगा, जो जठर रस है ना ये आपका समझिएगा, जठर रस में आपका है ना HCl पाया जाता है, म्यूकस झिल्ली पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था आपका पेप्सिनोजेन पाया जाता है और क्या आपका प्रोरेनिन। ये सब क्या होता है, ये सब पदार्थ क्या होता है इसमें पाया जाता है और ये सभी पदार्थ का क्या है जठर रस मिश्रण है। क्या आपका ये सभी पदार्थ का जठर रस क्या है मिश्रण है। जब ये सभी पदार्थ का जठर रस मिश्रण है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा आपका ए बी सी एंड क्या आपका डी सभी आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना जठर रस है, तो जठर रस ध्यान दीजिएगा जठर रस है ना, तो जठर रस में जब तक HCl नहीं मिलेगा तब तक ये क्या करेगा, खाना को पचाने का काम नहीं करेगा। फिर इसको देखिए कि है ना जो म्यूकस झिल्ली है, तो म्यूकस झिल्ली के नीचे से एक आपका है ना पदार्थ निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं म्यूकस। उसमें जगह जो पेप्सिनोजेन है ये क्या आपका एंजाइम है और जो प्रोरेनिन है ये भी क्या आपका एंजाइम है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका ए बी सी एंड क्या होगा डी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जठर रस में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए जो है ना जठर रस जो है, जो आपका जठर रस है, तो जठर रस है ना समझिएगा, देखिए जो जठर रस है ये क्या था आपका म्यूकस झिल्ली या श्लेष्मा मेम्ब्रेन। ध्यान दीजिएगा, जो म्यूकस है तो म्यूकस आपका एक इंग्लिश नाम है, समझिएगा जो श्लेष्मा है ये क्या आपका हिंदी नाम है। समझिएगा जो म्यूकस है तो म्यूकस के ध्यान दीजिएगा जो म्यूकस है तो म्यूकस झिल्ली से एक पदार्थ निकलता है, वो बोल रहा है कि ना उस पदार्थ का जो स्राव होता है वो आपका किस कोशिका के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा इस पदार्थ का जो स्राव होगा ना आपका है ना गॉबलेट कोशिका के द्वारा होगा। ध्यान दीजिएगा जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के गॉबलेट कोशिका के द्वारा होता है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा आपका कौन होगा आपका गॉबलेट कोशिका होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब क्या जो जठर रस है तो जठर रस में कौन सा अम्ल उपस्थित है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग क्या बोलेंगे HCl बोलेंगे। क्या बोलेंगे HCl। तो बोल रहा है कि इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है। तो देखिएगा जो जठर रस है ना, तो जठर रस में जब तक HCl नहीं मिलेगा तब तक वो क्या करेगा जठर रस काम नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा जब जठर रस में ये अम्ल मिलेगा HCl मिलेगा तो ये क्या करेगा समझिएगा, ये क्या करेगा जो एंजाइम है वो एंजाइम को क्या कर देगा आपका निष्क्रिय कर देगा। क्या कर देगा निष्क्रिय कर देगा, है ना निष्क्रिय है ना। ध्यान दीजिएगा यह निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय कर देगा। ध्यान दीजिएगा यह जो आपका निष्क्रिय एंजाइम है जो HCl है ना, जब ये जठर रस में जाएगा और जाने के बाद क्या करेगा जो है ना जो ये एंजाइम है वो एंजाइम क्या आपका इनएक्टिव है। एंजाइम क्या आपका इनएक्टिव है। जो एंजाइम इनएक्टिव है उस एंजाइम को क्या कर देगा एक्टिव कर देगा। क्या कर देगा एक्टिव कर देगा। उसमें है ना ध्यान दीजिएगा जो है ना जो हम लोग भोजन करते हैं वो भोजन के साथ आने वाले जितना भी कीटाणु है उसको क्या कर देगा नष्ट कर देगा। क्या कर देगा नष्ट कर देगा। कौन आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब तक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ध्यान दीजिएगा जब तक जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं मिलेगा तब तक ये जठर रस क्या करेगा ध्यान दीजिएगा ये क्या आपका इनएक्टिव होता है। जब जैसे ही इसमें ये HCl जाएगा तो ये क्या होता है आपका एक्टिव हो जाता है सक्रिय हो जाता है, जिससे क्या होता है जठर रस को खाना को पचाने की क्षमता क्या होता है बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा तो HCl क्या करता है समझिएगा जो भोजन के साथ जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें कीटाणु भी चल जाता है, तो वो कीटाणु को
नष्ट करने का काम आपका कौन करता है? HCl करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, यह क्या करता है? यह भोजन को मुलायम बनाता है। जो आपका HCl है, HCl क्या करता है? भोजन को मुलायम भी बनाता है। जो HCl है यह क्या करता है? आपका भोजन को मुलायम बनाता है। इसलिए इनमें से क्या आपका सभी होगा। देखिए कि जो आपका जठर रस है, जठर रस जो होता है ना, जो जठर रस है ये क्या होता है? आपका इनएक्टिव होता है। क्या होता है इसका? इनएक्टिव होता है, समझिएगा। जब ये इनएक्टिव होगा तो इसको क्या करते हैं हम लोग? एक्टिव करने के लिए क्या करते हैं? एक्टिव करने के लिए इसमें HCl मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? HCl मिलाते हैं। और ये HCl जब मिलाएंगे तो ये क्या आपका एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और जो ये HCl है, भोजन के साथ जो कीटाणु आता है, क्या आता है? भोजन के साथ जो कीटाणु आता है, वो कीटाणु को भी मारने का काम कौन करता है? आपका HCl करता है ना। और ये क्या करता है? भोजन को मुलायम बनाता है। मतलब क्या? जब भोजन पचेगा तो पचने के बाद भोजन क्या होगा? आपका मुलायम हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है? ध्यान दीजिएगा। देखिए जो प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम है ना, ये आपका पेप्सिन और क्या आपका रेनिन। ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ये क्या आपका पेप्सिन भी है और क्या आपका रेनिन भी है। ये दोनों क्या आपका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका? है ना, A एंड C होगा। क्या होगा आपका? A एंड C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जठर रस में उपस्थित नेज कारक, है ना, जो जठर रस है, तो बोल रहा है कि जठर रस में उपस्थित नेज कारक डैश के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जो नेज कारक है, नेज कारक का मतलब होता है कि समझिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए ना, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल इन गैस्ट्रिक जूस इन एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डैश। मतलब क्या? ध्यान दीजिएगा, देखिए ना, जो आपका एसेंशियल है उसमें जो आपका जो एसेंशियल फैक्टर है, जो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर जो है, जो आपका उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेज कारक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो नेज कारक है यह आपका B12 होगा। कौन होगा? विटामिन B12। ध्यान दीजिएगा, जो विटामिन B12 है ये क्या होता है? आपका जठर रस में उपस्थित नेज कारक, है ना, ध्यान दीजिएगा, नेज कारक के अवशोषण के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें नेज कारक का मतलब क्या होता है? जितना भी आपका समझिएगा अवशिष्ट पदार्थ टाइप का जो होता है उसमें, उसको क्या करता है? विटामिन B12 अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। इसलिए जो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? आपका विटामिन B12 होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, जो आपका विटामिन C है, इसका नाम आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है ना। क्या नाम इसका? एस्कॉर्बिक अम्ल है। और समझिएगा, और यही विटामिन जब का शरीर में कमी होता है तो दांत में क्या होता है? आपका ध्यान दीजिएगा, दांत से खून आना शुरू हो जाता है। दांत से क्या होता है? खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ध्यान, जो विटामिन K है, तो विटामिन K क्या होता है आपका? समझिएगा, ये क्या करता है? आपका रक्त को, है ना, रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है। जमने में सहायता करता है। तो रक्त को थक्का जमने में कौन सहायता करता है? आपका विटामिन K करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जो इसका आंसर होगा क्या? आपका विटामिन B12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अमाशय डैश भोजन का संग्रह करता है। तो जो अमाशय है ना, मैंने बोल रहा है कि भोजन का जो संग्रह करता है कितना घंटा करता है। तो जो अमाशय है ना, भोजन का संग्रह ना आपका 4 से 5 घंटा तक। समझिएगा, जब हम लोग क्या करते हैं? भोजन को अंदर लेते हैं, मुख गुहा में चबाते हैं, तो उसका क्या होता है? थोड़ा सा पाचन होता है। मतलब क्या? ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग मुख गुहा में भोजन लेते हैं तो यहाँ क्या होता है? आपका भोजन में क्या होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है भोजन में? कार्बोहाइड्रेट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसी, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्च। जो ये स्टार्च है
तो समझिएगा जो हमारे मुख गुहा में जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन लेने के टाइम में क्या होता है, जब हम भोजन को चबाते हैं समझिएगा यहाँ पे क्या होता है आपका 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख गुहा में हो जाता है। समझिएगा जो 30% है ना जो भोजन है हमारे मुख गुहा में क्या होता है, पाचन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए है ना समझिएगा जब ये पाचन हो जाता है तब ये क्या करेगा, आपका ग्रसनी के माध्यम से, ग्रस नली के माध्यम से आमाशय में आएगा और आमाशय में आने के बाद है ना भोजन यहाँ पे 3 से 4 घंटा क्या करेगा, रुकेगा। जो आमाशय में भोजन आएगा तो आमाशय में कितना घंटा रुकेगा, 3 से 4 घंटा भोजन क्या करेगा यहाँ पे रुकेगा। फिर यहाँ से रुकने के बाद क्या बढ़ेगा, ये छोटी आंत की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, बोल रहा है कि हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहां से शुरू हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया है, जब हम मुंह में रोटी लेते हैं तो यहीं से क्या होता है कि ना हमारा पाचन शुरू हो जाता है। वो जो आंसर होगा ये क्या होगा, आपका मुख गुहा। ध्यान दीजिएगा, जो पहला पाचन होगा हम लोग के शरीर में वो कहां से होगा, आपका मुख गुहा में होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो पहला पाचन कहाँ होगा, आपका मुख गुहा में। और मुख गुहा में क्या होता है आपका, है ना एंजाइम पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे मुख गुहा है, मुख गुहा में ना लार ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लार ग्रंथि। और इसी लार ग्रंथि से लार रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, लार रस का। या एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो लाला रस भी लिखा रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये लाला रस का स्राव होता है और यही लाला रस है ना लाला रस में आपका टैलिन एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टैलिन एंजाइम। और यही टैलिन एंजाइम क्या करता है, भोजन का पाचन करता है हम लोग की किस में, मुख गुहा में। ठीक है ना, इसीलिए जी इसका आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। बोला निम्न में से किसका पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे मुख से है ना कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। समझिएगा, और ये कार्बोहाइड्रेट का ना 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन है ना हम लोग के मुख गुहा में, मुख में हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट है यह 3 तरह के होते हैं। पहला आपका पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। और दूसरा है आपका डाई सेकेराइड। और तीसरा है आपका मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। ध्यान दीजिएगा, जो पॉलीसेकेराइड है ना ये क्या आपका जटिल अणु है। कैसा अणु है, जटिल अणु है। और इसी के अंतर्गत है ना आपका स्टार्च आता है। कौन आता है, आपका स्टार्च आता है। और जो आपका मोनोसेकेराइड है इसके अंतर्गत है ना आपका ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या आपका समझिएगा सरल अणु है। कैसा अणु है, सरल अणु है। इसका पाचन क्या होता है, तुरंत हो जाता है। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा, C6H12 और क्या आपका O6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ना इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, हमारे पाचन प्रक्रिया में कौन प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है। जो हमारे पाचन की प्रक्रिया है इसमें जो प्रोटीन का पाचन होता है वो कहां से शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पाचन की प्रक्रिया में जो प्रोटीन का प्रक्रिया है, प्रोटीन जो पचता है वो आपका अमाशय से पचता है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटीन है ना तो प्रोटीन का पाचन है ना आपका अमाशय से भी होगा। और आपका समझिएगा ये प्रोटीन है ना, प्रोटीन और वसा, प्रोटीन और क्या वसा, ये दोनों का पाचन है ना हम लोग के कहां से होता है, आपका अमाशय से होता है। कहां से होता है, अमाशय से। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, आपका बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अमाशय में अंशतः पाचित खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अमाशय में है ना अंशतः पाचित मतलब क्या, कुछ भाग पचा हुआ है और कुछ भाग क्या है, बचा हुआ है। जो वो खाना अमाशय में आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस। ध्यान दीजिएगा, है ना, जो अपचित खाना है,
जो क्या आपका जो अपचित खाना है, और अपचित खाना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस। इसीलिए जो इसका आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य है तो मनुष्य में जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो कितना होता है आपका, 6 मीटर होता है। कितना होता है, 6 मीटर होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है। ये छोटी आंत का जो पहला और सबसे छोटा भाग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेडुनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेडुनम। ध्यान दीजिएगा, ड्यूडेनम है ना, ध्यान दीजिएगा ड्यूडेनम है ना, ध्यान दीजिएगा, जब ये अमाशय है तो अमाशय से है ना एक है ना आपका एक नया नली खुलता है, इसी नली को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अमाशय है, अमाशय का जो एक पार्ट से आगे बढ़ता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। और यही ड्यूडेनम क्या था आपका, छोटी आंत का क्या आपका है ना पहला भाग है, और क्या आपका छोटा भाग है। और ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत का जो बड़ा भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलियम। इसलिए है ना इसका आंसर क्या होगा आपका, ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ड्यूडेनम की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा होता है। ध्यान दीजिएगा, जो मानव शरीर है ना, तो मानव शरीर में जो ड्यूडेनम है, आप देखते होंगे यहाँ पे जो अमाशय से ये जो पार्ट्स आ रहा है ऐसे करके मुड़ रहा है ना, ऐसे करके जो ये मुड़ रहा है, इसका आकृति किसके जैसा बन रहा है, सीक जैसा बन रहा है। किसके जैसा, सीक जैसा। इसलिए जो इसका आंसर होगा क्या होगा आपका, सीक जैसा होगा। तो मानव शरीर में ड्यूडेनम की आकृति अंग्रेजी के सीक जैसा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है। जो मानव शरीर है तो मानव शरीर में खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है। ध्यान दीजिएगा, जो मानव शरीर है तो मानव शरीर में जो खाना का सबसे अधिक पाचन होता है वो क्या आपका, बड़ी आंत, समझिएगा। और बड़ी आंत में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक है ना आपका उंगली के जैसा संरचना पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिलाई। और ये बिलाई क्या करता है आपका, ध्यान दीजिएगा, जो खाना में जितना भी आपका प्रोटीन है, खाना में क्या आपका प्रोटीन है, जो आपका क्या है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है ना, ये सब जो चीज़ है वो सब का क्या करता है, ये अवशोषण करता है। कौन, विलाई। और अवशोषण कर करके जो है ना रक्त कोशिका है, रक्त कोशिका में क्या करता है, जा करके भेज देता है। इसीलिए ना इसका आंसर क्या होगा आपका, सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। ध्यान दीजिएगा, मानव आहार नाल का सबसे जो लंबा भाग है, जो मानव है तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है, मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वो क्या आपका, छोटी आंत है ना। ध्यान दीजिएगा, जो मानव आहार नाल है तो आहार नाल का जो लंबाई होता है ना आपका 9 मीटर होता है। कितना मीटर, 9 मीटर। और आपका कितना, 33 फीट होता है। 9 मीटर और कितना, 33 फीट होता है। और समझिएगा, जो छोटी आंत है यह ना आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जिसका लंबाई कितना होता है, 6 मीटर होता है। इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या आपका, डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो मानव शरीर है तो मानव शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया होती है ना, वो क्या होती है, छोटी आंत में आके क्या होती है, समाप्त हो जाती है। क्यों, क्योंकि समझिएगा कि छोटी आंत में क्या होता है, जो आपका भोजन है उसका क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। जब इसका पूर्ण पाचन होगा तो कुछ बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तो क्या होगा, पूरा पाचन क्या होगा आपका, छोटी आंत में ही होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, 50 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है। जो छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है ना, वो क्या आपका, इलियम है। बताए भी थे हम। ध्यान दीजिएगा, जो छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन आपका, इलियम है ना। ध्यान दीजिएगा, और जो ड्यूडेनम है ये क्या आपका पहला भाग है और क्या आपका छोटा भाग है। तो छोटी आंत का पहला भाग और क्या आपका छोटा भाग, और कौन आपका, ड्यूडेनम है। और छोटी आंत का सबसे जो लंबा भाग है और कौन आपका, इलियम है। ठीक है, इसीलिए ना इसमें क्या होगा, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इलियम की दीवार भीतरी सतह पर उंगलियों के समान रचना पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो है ना, जो आपका इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर जो उंगली जैसा संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, विलाई। इसे क्या कहेंगे हम लोग, विलाई कहेंगे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटी आंत में उपस्थित बिलाई का मुख्य कार्य क्या है। ध्यान दीजिएगा, जो छोटी आंत है तो छोटी आंत में जो बिलाई है इसका काम क्या है, जो अवशोषक सतह है उसको क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है। कौन आपका, बिलाई। तो बिलाई की संरचना कैसे होता है, उंगली के जैसा। ध्यान दीजिएगा, जो छोटी आंत में उंगली के जैसा जो संरचना पाई जाती है, इसी संरचना को हम लोग क्या करते हैं, बिलाई करते हैं, कहते हैं। और ये बिलाई क्या करता है, जो भोजन में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सब चीज को क्या करता है, ये अवशोषण करता है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा क्या आपका, ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटी आंत में एंजाइम के लिए जो छोटी आंत में एंजाइम के सक्रियता के लिए डैश की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत है तो छोटी आंत में जो एंजाइम है ना, तो उसका जो सक्रिय होगा है ना, वो किसके लिए होगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्षारीय माध्यम के लिए होगा। ध्यान दीजिएगा, जो छोटी आंत में एंजाइम के सक्रियता के लिए डैश की आवश्यकता होती है, वो किसकी आवश्यकता होती है, आपका क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, क्षारीय माध्यम, ध्यान दीजिएगा, जो छोटी आंत है ना, इसमें जो भोजन होता है उसमें इसमें क्या था, पहले से अम्ल मौजूद होता है ना, और अम्ल क्षार मिलकर क्या करेगा, है ना, इसको क्या करेगा, उदासीन बना देगा। क्या बना देगा, उदासीन। जब इसको उदासीन बनेगा तो है ना, समझिएगा, और उसका क्या होगा, पूरा एक्टिव हो जाएगा। जब एक्टिव होगा तो इसी के लिए किसकी आवश्यकता होती है, क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ी आंत, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, जो बड़ी आंत का है ना, ध्यान दीजिएगा, देखिए थोड़ा समझिएगा, ये क्या आपका बड़ी आंत है, ये क्या आपका बड़ी आंत है। ये बड़ी आंत से एक और पार्ट से नीचे आता है जिसको है ना बोलते हैं क्या, छोटी आंत। ये छोटी आंत है, ये क्या तब का बड़ी आंत के सिकम वाले पार्ट से क्या होता है, जुड़ा होता है। और समझिएगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। ठीक है, और समझिएगा, ये क्या आपका बड़ी आंत का जो पार्ट्स है इसको बोलते हैं हम लोग गुद्दा बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं। तो बोल रहा है क्या, बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है, तो वह है ना आपका, वो क्या आपका सिकम हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, सिकम जो है ना, समझिएगा, जो बड़ी आंत का एक भाग है जो कि आपका छोटी आंत के इलियम से क्या तब का जुड़ा होता है। और ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स क्या आपका इलियम है, ये क्या आपका इलियम। ध्यान दीजिएगा, जो छोटी आंत है, ये क्या आपका बीच वाला क्या आपका छोटी आंत। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना आपका, ये क्या आपका बड़ी आंत है, और ये जो बीच वाला पार्ट्स है ये क्या आपका छोटी आंत है। ये बीच वाला पार्ट्स क्या आपका छोटी आंत। क्वेश्चन बोल रहा है कि बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या आपका छोटी आंत है, और ये छोटी आंत का है ना आपका इलियम वाला पार्ट्स है जो क्या आपका है ना बड़ी आंत के सिकम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, सिकम से। और इसी सिकम के माध्यम से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है छोटी आंत में, वो क्या होता है आपका बड़ी आंत में आता है, और बड़ी आंत में आने के बाद क्या होता है आपका गुदा के माध्यम से क्या होता है आपका बाहर निकल जाता है ना। इसीलिए इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, आपका सी नंबर होगा, सिकम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवशेषी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अवशेषी अंग अपेंडिक्स, जिसकी रचना एक उंगली जैसी होती है, वो किसका भाग है। ध्यान दीजिएगा, जस्ट बताए ना, ये जो अपेंडिक्स है ना, ये आपका है ना बड़ी आंत का भाग है। किसका भाग है, बड़ी आंत का जो है ना, इधर से जो पहला वाला भाग है वो क्या आपका अपेंडिक्स है। ये क्या था आपका अवशेषी। ध्यान दीजिएगा, अवशेषी अंग कहने का मतलब क्या, शरीर में जिसका कोई काम नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा अंग जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग बोलते हैं। ठीक है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, अवशेषी अंग बहुत है, हमारे बाल है ना, हमारे बाल है, और हमारे बहुत सारा कान है ना, ये सब क्या आपका अवशेषी अंग है। जो कान का ये बाहरी परत है, ये सब क्या आपका अवशेषी अंग है। इसका कुछ काम है, कुछ काम नहीं है। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि है ना अवशेषी अंग अपेंडिक्स, जिसकी रचना एक उंगली जैसी होती है, जिसका एक भाग है, जिसका एक क्या भाग है, बड़ी आंत के सिकम का भाग है। किसका भाग है, सिकम का। ध्यान दीजिएगा, ये क्या आपका अपेंडिक्स है, और इसी को हम लोग क्या बोले थे अभी, सिकम बोले थे ना जस्ट फिगर में। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोले थे, सिकम। तो ये क्या आपका सिकम का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा, निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से
से कौन सा एक बड़ी आंत का कार्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, देखिए कि बड़ी आंत का कार्य है ना, समझिएगा, देखिए ना, ये जो भोजन का पचाना है ये क्या आपका छोटी आंत का काम है। किसका काम है? छोटी आंत का काम है। और जल का जो अवशोषण करता है वो कौन करता है? आपका बड़ी आंत करता है। और खनिज और औषध का जो अवशोषण करता है ये भी कौन करता है? आपका बड़ी आंत करता है। और जो श्लेष्मा और जो है ना म्यूकस का जो स्राव करता है वो भी कौन? आपका बड़ी आंत है। समझिएगा, ये सब काम किसका है? बड़ी आंत का। लेकिन ये जो पाचन का काम है ये किसका काम है? छोटी आंत का काम है। इसीलिए है ना इसमें आंसर कौन है? आपका ए नंबर, जो क्या करता है? बड़ी आंत, पाचन का कार्य नहीं है। ठीक है, बड़ी आंत का काम क्या? आपका जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करना? हम लोग के शरीर से मल के रूप में बाहर निकाल देना, गुदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन की प्रक्रिया में अपचित और अनअवशोषित पदार्थों को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, हम जस्ट इससे पहले भी बात किए थे, देखिए जो हम लोग भोजन करते हैं, जो भोजन नहीं पचता है वो पचित भोजन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। और ये बोलस क्या होता है? समझिएगा, है ना ही ये अनअवशोषित होता है, ना ही ये पूरा अवशोषण होगा इसका, ना ही पूरा ये क्या होगा? पचेगा। जब ये ना ही पूरा पचेगा, ना ही पूरा इसका अवशोषण होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलस कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलस। इसीलिए जो इसका आंसर होगा ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अस्थायी रूप से मल त्यागने तक या डैश में रहता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले या डैश में रहता है, सिक्कम, मूत्राशय, मलाशय, गुदा। देखिए है ना, ध्यान दीजिएगा, जो मल है ना, जो ये क्या आपका बड़ी आंत है, ये क्या आपका बड़ी आंत है। और ये बड़ी आंत का जस्ट ये जो पार्ट्स है, ये पहला पार्ट से आपका क्या कहलाता है? ये सिक्कम कहलाता है। ये क्या आपका बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत का क्या कहलाता है? आपका सिक्कम कहलाता है। इसके नीचे वाला पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। और ये जो बड़ी आंत है, ये जो लास्ट वाला पार्ट्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनएस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुदा कहते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टम। और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मलाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलाशय। और इसी मलाशय में क्या होता है आपका? समझिएगा, है ना, अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक या डैश में रहता है। ध्यान दीजिएगा, जो मल है ना, जब हम लोग नहीं त्यागते हैं, नहीं त्यागने से पहले क्या होता है? वो क्या होता है? आपका मलाशय में होता है। कहाँ होता है? आपका मलाशय में। और फिर कुछ देर के बाद क्या होता है? जब हम लोग त्याग देते हैं तो ये एनएस के माध्यम से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो है ना, अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक या किस में रहेगा? आपका मलाशय में रहेगा। क्या होगा? मलाशय में। और फिर मलाशय के बाद किस में आएगा? एनएस में। और एनएस से क्या होगा? बाहर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आपका सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मलाशय का देश मलाशय का द्वार है जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है। ध्यान दीजिएगा, अब जस्ट बताया ना, ये क्या आपका बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत है। और ये क्या आपका बाहर की ओर खुल रहा है, जो बाहर की ओर खुल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुदा। जस्ट इसके ऊपर वाला पार्ट्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मलाशय कहेंगे। क्या कहेंगे? मलाशय। और समझिएगा, जो बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत का जो पहला भाग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। और ये क्या तब का अवशेषी अंग होता है। और इसके जस्ट ऊपर वाला भाग कौन होता है? आपका सिकम होता है। कोई दिक्कत? इसीलिए ना, देश मलाशय का द्वार है जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है, वो क्या आपका? गुदा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनएस बोलेंगे।